वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लिए लेके आया एक नया वीडियो जो आधारित है यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए डेली करंट अफेयर्स हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही आसान और बहुत ही इजी। तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। 29 जुलाई करंट अफेयर स्पेशल क्लास फॉर यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दोस्तों आज हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो कौन सा टॉपिक है हमारे? एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो उसका चर्चा का जो कारण है वो हम जानते हैं कि ये हाल ही में क्यों चर्चा में है। तो दोस्तों तो देखिए कारण जानते हैं। हाल ही में रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। हाल ही में रूस ने चीन को दी जाने वाली यानी रूस के द्वारा निर्मित मिसाइल जो चीन को दी जाने वाली थी उस पर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। तो रूस ने ये आपूर्ति तब रोकी है जब चीन अपनी आक्रामकता के कारण कूटनीतिक मोर्चे पर कई देशों से एक साथ संघर्ष कर रहा है। कैसे मोर्चे? कूटनीति से भरपूर मोर्चे, और चीन की आक्रामकता के कारण इसे अभी रोक दिया गया। हाल ही में इसे रोक दिया है। कौन सी मिसाइल? S-400। तो दोस्तों देखिए आगे, और ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। रूस के इस कदम के कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, तो इसलिए ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है और रूस के इस कदम से कई निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसी टॉपिक को देखिए आगे। अब बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति को रोकने से पहले मॉस्को ने बीजिंग पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। मॉस्को ने किस पर आरोप लगाया था? बीजिंग पर किसका? जासूसी का आरोप लगाया था। तो दोस्तों देखिए आगे, रूसी अधिकारियों ने अपने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंसेज अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? सोशल साइंस अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? वालेरी मिटको को चीन को गोपनीय सामग्री सौंपने का दोषी पाया। किसको? वालेरी मिटको को, यानी खुफिया जानकारी जो सभी से छुपाई जाती है उसकी जानकारी वालेरी मिटको ने किसे दे दी? चीन को दे दी। किसे दे दी? चीन को। और इस घटना को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, यानी एक निष्कर्ष है। क्या है ये? एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कौन सा है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसे रूस ने विकसित किया है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण रूस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्माण रूस के द्वारा किया गया है। इसे सतह से हवा में मार करने वाले दुनिया का सबसे सूक्ष्म मिसाइल सिस्टम माना जाता है। कैसा? सबसे सक्षम, सबसे ताकतवर मिसाइल कौन सा है? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका निर्माण किसने किया है? रूस ने इसका निर्माण किया है। S-400 मिसाइल सिस्टम S-300 का अपडेट वर्जन है, यानी जिस प्रकार ऐप अपडेट्स जो वर्जन आते हैं, नए वर्जन आते हैं, उसी प्रकार S-400 मिसाइल S-300 का क्या है? अपडेट है। और S-400 के 3 प्रमुख जो अंग हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो है जिनमें मिसाइल लॉन्चर, राडार और कमांड सेंटर शामिल हैं। पहला क्या है? मिसाइल लॉन्चर, उसके बाद में दूसरा राडार, और तीसरा क्या है? कमांड सेंटर शामिल है। उसके बाद में बात करते हैं हम आगे। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो ये देखिए, यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी खत्म कर देने में क्या है? सक्षम है। इतनी ताकतवर है हमारे S-400 मिसाइल। तो देखिए आगे, S-400 डिफेंस सिस्टम एक तरह से मिसाइल शील्ड का काम करता है। किसका काम करता है? मिसाइल शील्ड का।
तो दोस्तों देखिए आगे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती। कितनी? 3 मिसाइलें, एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती, एक ही समय 3 मिसाइलें। इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल है। कितनी? 72 मिसाइलें, और जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार सकने में सक्षम है। यानी 36 एम एक साथ सेलेक्ट करके उसे एक साथ दागा जा सकता है। यानी 36 लक्ष्यों को एक साथ सटीकता से मार करने में ये कौन सी मिसाइल? S-400 मिसाइल सक्षम है, जो रूस के द्वारा निर्मित हैं। तो दोस्तों देखिए आगे, S-400 मिसाइल और भारत के बीच, चीन ने भारत से पहले इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने का फैसला किया था। यानी चीन ने भारत से पहले चीन ने इस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया, और पहला बैच उसे 2018 में मिल भी चुका था। यानी चीन को पहला बैच मिल चुका था, वो भी 2018 में। और चीन के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत दूसरा देश है। कौन सा देश है? नंबर 2 पर भारत है, और भारत को इस साल के आखिरी तक ये सिस्टम मिल भी जाएगा। कौन सा? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो देखिए आगे, और लंबी दूरी कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर भारत और रूस के बीच ये समझौता सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यह पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को सुरक्षा देगा। यानी पाकिस्तान और चीन जो लड़ाकू देश हैं, उससे भारत को क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? सुरक्षा। किस मिसाइल के द्वारा? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। तो दोस्तों देखिए अगला टॉपिक, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मौसम एप्लीकेशन। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई एक एप्लीकेशन है, वो है मौसम एप्लीकेशन। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन ने समय रहते मौसम की चुनौतियों से निपटने के इरादे से एक सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन ऐप को लॉन्च किया है। तो वो कौन सी है? वो है मौसम। कौन सी है? मौसम। उसको किसने लॉन्च किया है? हर्षवर्धन ने। ऐप लॉन्चिंग के मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर जोर दिया है कि मौसम के अपडेट को सटीक बताने के लिए नई डिवाइस, कंप्यूटर से जुड़े संसाधन इत्यादि को बदलने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। बहुत बड़े इनकम की जरूरत है। यह निवेश मौजूदा बजट से कम और दोगुना होना चाहिए। कम से कम दोगुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? डबल। जो पहले था उसका दुगुना। तो दोस्तों देखिए आगे, मौसम एप्लीकेशन के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नवीनतम टूल्स और प्रौद्योगिकी पर आधारित मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी सेवाओं के प्रसार में सुधार के लिए हाल के वर्षों में कई अभिनव कदम उठाए हैं। कई नए कदम उठाए हैं। किसके द्वारा? मौसम विभाग के द्वारा। इस पहल को, केंद्रीय मौसम विभाग के द्वारा इस पहल को और आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए मोबाइल ऐप मौसम को लॉन्च किया है। किसने किया है? मौसम ऐप को लॉन्च किया है, और हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया है। और यह मोबाइल ऐप आम लोगों को समर्पित है, और इसका उद्देश्य सरल तरीके से मौसम की सूचनाएं, पूर्वानुमान को प्रेषित करना है। इस मोबाइल ऐप को इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICST और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे IITM और भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। कौन सी ऐप को? मौसम ऐप को इन तीनों के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों देखिए आगे, मौसम ऐप मोबाइल ऐप मौसम के द्वारा 5 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो देखते हैं वो 5 सेवाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों जो पहली जो सेवा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वर्तमान मौसम 200 शहरों के लिए रोजाना 8 घंटे, वर्तमान मौसम यानी 200 शहरों के लिए रोजाना 8 घंटों पर वर्तमान तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा का अद्यतन किया जाता है। कितने शहरों का? एक साथ 200 शहरों का अद्यतन किया जाता है 8 घंटों के लिए।
और सूर्योदय और सूर्यास्त एवं चांद के निकलने तथा अस्त होने के बारे में भी जानकारी दी जाती है इस ऐप के द्वारा। तो दोस्तों देखिए हमारे अगला जो पॉइंट है वो है नाउकास्ट। IMD भारतीय मौसम विभाग के राज्य मौसम विज्ञान विभाग केंद्रों द्वारा भारत के 800 स्टेशनों, कितने 800 स्टेशनों एवं जिलों के बारे में स्थानीय मौसम की अवधारणा की 3 घंटे पर चेतावनी जारी की जाती है। कितने घंटे? 3 घंटे पर। उग्र मौसम के मामले में उसके प्रभाव को भी चेतावनी में शामिल किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है इस ऐप के। तो देखिए अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है वो है नगर पूर्वानुमान। क्या है तीसरा पॉइंट? नगर पूर्वानुमान। भारत के लगभग 450 शहरों के आसपास की मौसम स्थितियों के पिछले 24 घंटों एवं 7 दिनों का पूर्वानुमान इस ऐप के द्वारा किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट देखिए, चेतावनियां। नागरिकों को आने वाली खतरनाक मौसम की चेतावनी देने के लिए कलर कोड रेड, ऑरेंज, येलो, तो इन 3 कलरों के माध्यम से नागरिकों को चेतावनी दी जाएगी। इन 3 कलरों के माध्यम से प्रतीक चिन्ह है खतरनाक मौसम की चेतावनी देने के लिए, यानी कि कलर कोड है। क्या है? कलर कोड। ये अगले 5 दिनों के लिए सभी जिलों के बारे में रोजाना 2 बार अलर्ट जारी किए जाते हैं। 2 बार अलर्ट जारी किए जाते हैं। कलर कोड रेड सर्वाधिक उग्र वर्ग, यानी जो ज्यादा जोखिम भरा होगा तो उसके लिए हमारे लिए रेड कलर कोड हो। क्या होगा? रेड कलर कोड, जो प्राधिकारियों और आम लोगों को कदम उठाने के लिए आग्रह करता है। अब उसके बाद में बात करते हैं ऑरेंज कोड के बारे में। प्राधिकारी और आम लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। और येलो कोड के बारे में प्राधिकारी और आम लोगों को खुद को अपडेट रखने के लिए तैयार या प्रेरित करता है। खुद को जागरूक करने के लिए प्रेरित करता है, खुद को तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा कोड? येलो कोड। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो है राडार उत्पाद। नवीनतम स्टेशन व राडार उत्पादों का प्रत्येक 10 मिनट पर अद्यतन किया जाता है इस ऐप के द्वारा। और अब बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। तो लाभ देखिए, अभी तक देश में मौसम पूर्वानुमान को लेकर रोजाना के अपडेट के लिए कोई खास तंत्र नहीं था। ऐसे में लोगों को प्राइवेट संस्थानों की रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें हर एक शहर के मौसम की अपडेट नहीं होती थी। और ऐसे में मौसम ऐप से इस समस्या का छुटकारा मिल सकता है। और मौसम पूर्वानुमान बताने वाला उमंग ऐप, कौन सा ऐप? उमंग ऐप भारत में मौसम की जानकारी देने से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण सरकारी ऐप जो है वो है हमारे उमंग ऐप। तो दोस्तों देखिए आगे, भारत सरकार के यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यानी उमंग ऐप पर मौसम की जानकारी प्रदान की जाती है। किस पर? मौसम ऐप पर। किस ऐप पर? उमंग ऐप पर, जो 2nd नंबर पर है। ये ऐप भारत सरकार का ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी लैंग्वेज मोबाइल ऐप है, जो कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। और यहाँ आधार कार्ड, भारत गैस, भारत बिल पे, EPO, एम किसान, CBA ऐसे जैसी 127 विभाग और 25 राज्यों की 660 सेवाएं उपलब्ध है। कितनी? 660 सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं इस ऐप के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त सरकारी सेवाओं को सिंगल मोबाइल ऐप पर लाते हुए 2017 में उमंग ऐप का शुभारंभ किया था। किस ऐप का? उमंग ऐप का। तो दोस्तों देखिए हमारे अगला पॉइंट है वो है विश्व बाघ दिवस। कौन सा दिवस? विश्व बाघ दिवस के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये हाल ही में चर्चा में क्यों है तो बात करते हैं इस पर। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के लोगों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड समर्पित करने का निर्णय लिया है। कौन सा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कौन सा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत में बाघों की आबादी को निगरानी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कैमरों का जाल बिछाने के रूप में देश के प्रयासों को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों देखिए आगे, आपको बता दें कि भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2006 में
प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर बाघ जनगणना का कार्य किया जा रहा है और बाघ जनगणना की रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा संकलित किया जाता है। किसके द्वारा? NTCA द्वारा संकलित किया जाता है। अब बात करते हैं विश्व बाघ दिवस के बारे में। तो दुनिया भर के बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए इन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम प्रयास शुरू किए गए हैं और इसी कड़ी में साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ समिट का आयोजन किया गया। किसका? बाघ समिट का आयोजन किया गया और इस समिट में 29 जुलाई की तारीख को बाघों को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। कौन सी तारीख? 29 तारीख को बाघों को समर्पित करने के लिए निर्णय लिया गया है और साथ ही इस सम्मेलन में बाघ की आबादी वाले 13 देशों ने ये वादा किया है कि साल 2022 तक वे बाघों की आबादी दुगुनी कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। अब से डबल इनकी आबादी कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट। पिछले साल वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने तय समय में 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुना करने के भारत के संकल्प को पूरा कर लेने की घोषणा की थी। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी। उसके बाद में बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो बाघों के संरक्षण के लिहाज से साल 1973 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की। ये क्या है? योजना है। कौन सी है? प्रोजेक्ट टाइगर योजना। प्रोजेक्ट टाइगर योजना। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या के वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में और इसके तहत अब तक 50 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। कितने? 50 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, लीगल निकाय है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर वर्ष 2006 में बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसका प्रमुख काम प्रोजेक्ट टाइगर का क्रियान्वयन करना है और 2018 की बाघ गणना से संबंधित तथ्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत में कुल बाघों की संख्या का आंकड़ा 2967 पहुंच गए हैं। कितने हैं भारत में? 2967। 2018 की जनगणना के अनुसार विश्व बाघ संरक्षण के क्रम में भारत को प्रथम स्थान पर ले आया है और 2014 के मुकाबले बाघों की संख्या 33% की हुई है और अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। कितने परसेंट वृद्धि? 33% वृद्धि हुई है और इस देश ने बाघों की संख्या को दुगुना करने का लक्ष्य 4 साल पहले हासिल कर लिया है और सबसे अधिक 526 बाघ मध्य प्रदेश में, 526 बाघ, सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में, 524 बाघ कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है हमारे उत्तराखंड, जो तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों धन्यवाद।